ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 10 के दमदार ट्रेड्स में। और मंगलवार का दिन, अच्छे 4 दिन बैक टू बैक, बहुत बढ़िया मोमेंटम, 1% प्लस की तेजी के बाद थोड़ा सा ग्लोबली ये इस तरह का मोमेंटम अक्रॉस द ग्लोब था इक्विटीज में। आज बहाना बन गया एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स या इकोनॉमिक डेटा से मेरा मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूरोप का, चाइना का तो फ्राइडे संडे का था, हांगकांग का आया, वो सब मैन्युफैक्चरिंग डेटा ठंडे, तो डिमांड रिलेटेड कंसर्न्स, आउटलुक रिलेटेड कंसर्न्स, और उस पर वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इस बात के कि नैन्सी पेलोसी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कहा जा रहा है भाई ताइवान जा रही है, फाइनली चाइना की धमकी के बावजूद ताइवान जा रही है। तो वो जो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल रिस्क एस्केलेट हो रहे हैं, वो एक बहाना बन गया। हमारे बाजार लगा था थोड़ा सा बेहतर नोट पे खुले जरूर, लेकिन अब थोड़ा सा वापस ठंडे पड़े। पूरा एशिया भी स्क्रीन पे साथ साथ रख दीजिएगा, ये हमारी तस्वीर नहीं है, अक्रॉस एशिया थोड़े से बहाना बन गए, ये सब कह लीजिए प्रॉफिट टेकिंग का, लेकिन थोड़े से कंसर्न्स वाकई इस बीच एस्केलेट होते हुए आज आपको नजर आएंगे। एक काम करते हैं, 45 मिनट का जो कंटिन्यूस सेशन हुआ उसके बाद आधे % कमजोरी के साथ निफ्टी 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक में भी आधे % का दबाव और ब्रेथ 1 for 1 का रेशियो। वीरू, जो 45 मिनट का सेशन हुआ है, पहले तो ये समझाएं कि 45 मिनट्स के सेशन के बाद अब बाजार पे क्या मूड बन रहा है। थोड़ा सा वो जहां शुरू हुए तो उतनी कमजोरी के साथ हम वापस पहुंच गए, आधे % का दबाव। जी आशीष, अभी मोमेंटम नहीं है आशीष, और आज इस आई थिंक बेस को मेंटेन करने के लिए जिन फोर्सेस की ज़रूरत थी, जिन स्टॉक फ्यूचर्स की ज़रूरत थी, अभी वो विजिबल नहीं है आशीष, और इसीलिए मार्केट सिंक हो रहा है। और बात करते करते अगर आप देखिए, अपने बेस को टेस्ट कर रहा है आशीष। आज मैंने फ्रेश ट्रेड ना लेने की वकालत की है, और अभी भी कहूँगा कि आज कोई ज़रूरत नहीं फ्रेश ट्रेड लेने की। जब टर्बुलेंस आती है बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद, तो पुट राइटर्स के जोन्स टेस्ट होते हैं, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 17,200 की पुट आशीष, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती थी, और वही पुट अब शायद आई थिंक टेस्ट हो गए। तो डोंट अटेम्प्ट लॉन्ग, अगर आपके पास लॉन्ग नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और अगर आपने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो पहले इस सेशन को बीत जाने दीजिए आशीष, या फिर एटलीस्ट मतलब शुरुआती सेशन को, और देखिए कि फर्स्ट बेस निफ्टी होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, तब जाके सेकेंड हाफ में कॉल लेंगे। बट नो ट्रेड एज ऑफ नाउ 17,234, 17,146 आशीष, ये बेस है। और दूसरी चीज निफ्टी बैंक के लिए आशीष 640, 7,460, 37,640 और 37,460 ये बेस है। ये वॉलेट नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अभी आशीष ट्रेड लेने का मन नहीं है। अभी भी हमको इस सेशन का सब्सटेंशियल पार्ट अभी स्पेंड करना है। कहाँ पुट राइटर आ रहे हैं उसको देखेंगे, उसके बाद कोई कॉल लेंगे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ नो ट्रेड आशीष। इस समय नो ट्रेड। ये है निफ्टी बैंक आज दिन के हाई से किस तरह से अब वो ठंडे पड़ रहे हैं, वो डेटा भी डायरेक्टर साहब ने बढ़िया तरीके से आपकी स्क्रीन पे रख दिया। लेकिन चलिए, जैसे प्रॉमिस किया था, ऑटोज रडार पे, एस्कॉट्स क्यूबोटा रडार पे, और एस्कॉट्स क्यूबोटा के प्रेसिडेंट फाइनेंस और ग्रुप CFO भरत मदान सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। भरत सर, हाय, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा स्ट्रीट खुश नहीं है, वायदा का टॉप लूजर आज एस्कॉट्स बना हुआ। खैर, वो नंबर्स देख के लगा था सर, वीक अर्निंग्स थी, जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्मेंस, तो आय 20% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 15% सर कॉन्ट्रैक्ट कर गया दबाव में। क्यों इस तरह से ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की भरत सर? तो आशीष जी, आई थिंक मेजर रीजन ऑब्वियसली इस क्वार्टर में जो रहा है वो इन्फ्लेशन का ही है। कमोडिटी प्राइस जैसे कि सबको पता है मार्च और अप्रैल में पीक लेवल पे थे, और जो हमने प्राइस इंक्रीज दिए हैं सप्लायर्स को वो भी उस पीक लेवल पे दिए हैं। तो गुड थिंग इस केस के वो आगे जाके ऑब्वियसली हमें कोई फर्दर प्रेशर नहीं दिख रहा कमोडिटी का, सो दैट विल ओनली ईज आउट, तो एक बेनिफिट मिलना चाहिए आगे जाके। बट हाँ, इस क्वार्टर में क्योंकि 2 महीने में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ कॉस्ट में, हमारा ऑलमोस्ट 5 से 6% का मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज क्वार्टर में देना पड़ा, तो हमारा प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी जो अभी भी हमारा काफी अनअब्जॉर्ब्ड इन्फ्लेशन है, अभी 3-3.5% का अभी भी अनअब्जॉर्ब्ड इन्फ्लेशन है जो अभी कैरी कर रहे हैं हम, तो उसको पास ऑन करते करते आई थिंक 1 या 2 क्वार्टर और लगेंगे बिफोर वी कम बैक टू नॉर्मल मार्जिन लेवल जो हमारे Q4 का एक्सपेक्टेड है। तो हाँ, ये जो परफॉर्मेंस Q1 की रही, दिस वाज एक्सट्रीम बिकॉज ऑफ कंडीशन जो अभी मार्केट में थी हमारी इस टाइम। तो उम्मीद है कि आगे जाके ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेंगी हमें क्वांटिटी साइड पे। आपने प्राइस हाइक्स लिए, और इस बीच ये भी हुआ है कि इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो गई हैं, तो इवेंचुअली सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मार्जिन्स वापस एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेंगे।
भरत सर 14% वाले मार्जिन करेक्ट होके इस बार 10% पे पहुंच गए। हमारे लिए नॉर्मल मार्जिन जहां पे आप वापस जा रहे हो, नॉर्मल मार्जिन क्या एक्सपेक्ट करूं? 14 की ट्रेजेक्टरी आती हुई नजर आएगी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, कब तक? जी हाँ, तो जैसे मैंने बोला तो आई थिंक बाई एंड ऑफ दिस ईयर ओनली, जैसे Q4 तक ही जाके हमें नॉर्मलिटी की थोड़ी उम्मीद है, बिकॉज तब तक तो कमोडिटी प्राइसेस भी सेटल हो जाएंगे, तो उसमें भी अगर थोड़ा सॉफ्टनेस आने की शुरू हो जाएगी, उसका बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा मार्केट में जो प्राइस इंक्रीज इतने कंटिन्यूस पिछले 6 क्वार्टर से कंटिन्यूस प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिमांड पे भी इम्पेक्ट आता है, वो स्टेबलाइज होने में भी टाइम लगता है मार्केट में, तो होपफुली तब तक वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उम्मीद है Q4 तक हमें नॉर्मल मार्जिन लेवल्स पे आ जाना चाहिए। आगे 2 क्वार्टर डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर रह सकता है कंपेयर टू आई थिंक जो अभी तक हमने देखे थे पिछले साल के मार्जिन, बट हमें नेक्स्ट ईयर का ऐसा ही आगे मिड टर्म में कोई ऐसा मेजर कंसर्न नहीं लगता मार्जिन लेवल पे, तो वी शुड बी एबल टू मेंटेन टू द नॉर्मल लेवल्स आफ्टर Q4 ऑनवर्ड्स। ओके ओके ओके, Q4 तक अगर आप देखें जो मार्जिन्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कंफर्टेबल, और आई थिंक जो प्रीवियस कंफर्टेबल जोन है उसमें फिर आ जाएगी, ये बोलते हुए मदान साहब। सर थोड़ा सा डिविजन्स की बात करते हैं। आई मीन एग्री मशीनरी, ट्रैक्टर, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन, मेटेरियल हैंडलिंग, रेलवेज, सभी सेगमेंट्स में कैसी ग्रोथ रही? और एक और चीज़ सर, स्पेशली रूरल डिमांड पिछले 1-1.5 महीने में और कैसी नज़र आ रही है आपको? और यहाँ पे थोड़े से इम्प्रूवमेंट के संकेत मिल रहे हैं, या फिर अभी भी थोड़े से अगर आप देखें जो नरमी है वो कायम है? मदान साहब, हेलो, क्या कि नहीं मदान साहब मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, Yes. सुन पा रहे मैं हैं। सर एग्जैक्टली पूछ रहा था कि हाँ मैं एग्जैक्टली पूछ रहा था सर कि एग्री और कंस्ट्रक्शन, मटेरियल हैंडलिंग और रेलवे, सभी डिवीजन में ग्रोथ कैसी नज़र आ रही है? और आगे के लिए जो आपके प्रोजेक्शंस है सर, वो जो डिमांड है उसको देखते हुए क्या करना चाहेंगे आप? कैसी टिप्पणी, आई मीन कैसी ग्रोथ के अनुमान है अगले कुछ 2-3 महीने के लिए? देखिए, जैसे पिछले फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो तीनों सेगमेंट में ग्रोथ आई है, तो ओवरऑल रेवेन्यू जैसे 20% बढ़ी है, और ये तीनों डिवीजन में ही बढ़ी है। रेलवे में बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, आई थिंक 50% की ग्रोथ रही है हमारे रेलवे बिजनेस में। कंस्ट्रक्शन में भी उसी लेवल की ग्रोथ थी। ऑब्वियसली एक रीजन था बेस इफेक्ट का था, जो लास्ट टाइम अप्रैल मई में सेकेंड वेव की वजह से कोविड की, सो नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। बट अभी जब अगले क्वार्टर की बात करें तो रूरल डिमांड ऑब्वियसली अभी ये मंथ्स ऑफ सीजन मंथ्स है, जुलाई अगस्त नॉर्मली सॉफ्ट डिमांड रहती है, तो इन मंथ्स में 2 में डेफिनेटली इंडस्ट्री में थोड़ा वॉल्यूम प्रेशर रहेगा। बट सितंबर से जब फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, उस केस में हमें उम्मीद है कि सितंबर से पिकअप दोबारा आएगा। तो ओवरऑल क्वार्टर की बात करें तो फ्लैट से थोड़ा लो सिंगल डिजिट ग्रोथ आ सकती है ट्रैक्टर बिजनेस के अंदर में। बाकी कंस्ट्रक्शन में भी सितंबर से ही सीजन शुरू होता है, बरसातों के मौसम में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा कम ही होता है, तो इसलिए वहाँ भी डिमांड जो है सितंबर से पिक करती है, और उनका सेकेंड हाफ नॉर्मली बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमें रेलवे और कंस्ट्रक्शन दोनों में अच्छी ग्रोथ की डिमांड है। हमें लग रहा है कि डबल डिजिट की ग्रोथ आएगी बैलेंस मंथ्स में, तो ओवरऑल फुल ईयर बेसिस पे भी। ट्रैक्टर की जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वहाँ हमें लग रहा है कि लास्ट ईयर कंपेरिजन में मे बी लो टू मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा। पहला क्वार्टर ने ऑलरेडी 16% इंडस्ट्री ग्रोथ की है, तो अभी ये वाला क्वार्टर थोड़ा फ्लैट टू लो सिंगल डिजिट ही रहेगा। बाकी मानसून पे डिपेंड करेगा कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसा होता है, उसके बेस पे सेकेंड हाफ की ग्रोथ की मे बी फर्म गाइडेंस उस टाइम हम दे सकते हैं। बट अभी जो थोड़ा प्रेशर लग रहा है तो ईस्टर्न साइड पे और बिहार वाली पॉकेट्स में जहाँ पे, या नॉर्दर्न पॉकेट्स पे जहाँ पे मानसून थोड़ा स्ट्रेस में है या डिलेड है, तो वहाँ पे थोड़ा स्विंग डिले चल रहा है, जिससे वो खरीफ का जो आउटपुट है, जो पैडी जो बेल्ट है, वो जो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ी क्रॉप जो हमारी है इंडिया की, उस पर थोड़ा इम्पेक्ट हो सकता है। तो इसलिए रूरल मार्केट में उस साइड पे थोड़ा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि कल वो जुलाई सेल्स थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग भी आई थी एस्कॉच की तरफ से। भरत सर, वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में वापस लौट रहा हूँ। आपने कहा था वो हिट लिया है, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में ईज ऑफ होगा कमोडिटी प्राइसेस का। अच्छा, दूसरी चीज जो कंपनी ने अपने रिजल्ट्स के साथ स्टेटमेंट में कही थी कि न सिर्फ ये कमोडिटी प्राइसेस, दूसरी तरफ इंडस्ट्री का जो शिफ्ट था लोअर हॉर्स पावर सेगमेंट से, उससे भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दबाव देखने को मिला था। ये शिफ्ट की आपकी रीडिंग क्या है? क्यों हुआ ये शिफ्ट? ये टेम्पररी फिनोमेना है या एक्चुअली हम इस तरफ मूव कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली अब देखेंगे, जो कोविड का पीरियड था, जो 2021 ईयर था, उसमें जो शिफ्ट हुआ इंडस्ट्री का, वो हायर हॉर्स पावर सेगमेंट में बहुत सडन शिफ्ट हुआ था।
अब उस टाइम गवर्नमेंट का भी काफी स्टिमुलस था और काफी बेनिफिट रूरल मार्केट को दिए गए, जिसकी वजह से डिमांड जो थी हायर एचपी की तरफ शिफ्ट हो गई थी। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि वापस डिमांड वापस लोअर एचपी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो उसका एक रीजन इन्फ्लेशन भी है, कि जब आपका प्राइस बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ते हैं तो नॉर्मली डिमांड भी थोड़ा लो सेगमेंट की तरफ जाती है, जो मास मार्केट डिमांड है। तो इसलिए उसकी वजह से भी ये 1-1.5% इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है इस क्वार्टर में कंपेयर टू Q4। और हमें लगता है कि आगे भी, बिकॉज अभी इन्फ्लेशन कंटिन्यू हो रहा है, तो अभी जो उसका प्राइस इंक्रीजेस हो रहे हैं मार्केट में, इस क्वार्टर में भी हमने प्राइस इंक्रीज दिया, तो आई थिंक ये शिफ्ट जो है आई थिंक अभी कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए मिक्स पे थोड़ा दबाव रह सकता है इस साल में, इससे प्रीवियस इन्फ्लेशन स्टेबलाइज नहीं होता। अच्छा भरत साहब, मेरी तरफ से आखिरी उसके बाद वीरू पूछेंगे आपसे। इस बार या ऑफ लेट एस्कॉर्ट्स ने अपना मार्केट शेयर लूज आउट किया है कंपटीशन को क्या? और बी, वो क्यूबोटा के बाद हम सब लोग को बढ़िया सिनर्जीज प्ले आउट होने का इंतजार कर रहे थे कि एस्कॉर्ट्स और क्यूबोटा साथ में आए, बढ़िया सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स होंगे। वो सिनर्जीज अभी प्ले आउट नहीं हुई ना, आई एम होपिंग। कैसे और कब तक प्ले आउट होंगी? जी हाँ, तो अभी जैसे आपने बोला मार्केट शेयर की जैसे बात करें, तो यस, इस क्वार्टर में हमारा मार्केट शेयर डेफिनेटली थोड़ा लूज हुआ है, स्पेशली स्ट्रॉन्गर मार्केट्स में। उसका कुछ रीजंस हैं हमारे, जिसके ऊपर हमने अभी करेक्टिव एक्शन लिए हैं। कुछ चैनल से रिलेटेड है, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कुछ प्राइसिंग रैशनलाइजेशन से रिलेटेड है उन पॉकेट्स में, बिकॉज ये काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है नॉर्थ की, जहाँ पे हमारा ये मार्केट शेयर का इम्पैक्ट हुआ है। बस जैसे हमने बोला कि पिछले 5-6 प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, तो डेफिनेटली इन मार्केट्स में उसकी वजह से डिमांड का इम्पैक्ट पड़ा है, उसमें थोड़ा हमारा मार्केट शेयर दबाव में आया है। तो ये सब ये प्राइसिंग करेक्शन जो भी है, हमारे एक्शन वगैरह इन मार्केट्स के भी हमने लिए हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर में, और हम उम्मीद है कि सितंबर ऑनवर्ड जो मेन फेस्टिव सीजन अभी शुरू होगा, उसमें हम हमारा मार्केट शेयर वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। जहाँ तक कुबोटा की सिनर्जी की बात करें, तो अभी इंटीग्रेशन प्रोसेस अभी शुरू होगा। तो अभी जैसे हमने बोला, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जैसे एक्सपोर्ट में आपने देखा हमारे नंबर बढ़ते बढ़िया नजर आ रहे हैं, तो उस पर भी कुबोटा ने ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है हमारा उनकी मार्केट्स में, ऑलमोस्ट 20% से ऊपर जो एक्सपोर्ट्स है कुबोटा के नेटवर्क में हम जा रहा है हमारा इंडिया से बाहर, और ये नंबर इंप्रूव हो रहे हैं हर हर क्वार्टर के साथ में। तो अभी इसके ऊपर जो लो हैंगिंग फ्रूट है, डेफिनेटली उनकी सिनर्जी जो पहले आएगी, जो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है। जब डोमेस्टिक मार्केट का जहाँ तक सवाल है, वो आई थिंक अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरी 6-8 महीने में जब एक बार हमारा जेवीज का मर्जर भी हो जाएगा, सिंगल कंपनी की तरह हम ऑपरेट करेंगे, उस टाइम वो सिनर्जी ज्यादा प्ले करेंगी। तो मे बी नेक्स्ट ईयर आपको बेनिफिट देखने को ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू दिस ईयर। ओके भरत सर, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। स्टॉक थोड़ा सा दबाव में आज इन कमजोर अर्निंग्स के चलते, तो कुछ कंसर्न्स, लेकिन मैनेजमेंट भरत साहब कॉन्फिडेंट सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हालात वापस पटरी पे आएंगे, चाहे वो मार्केट शेयर लूज आउट करने के फ्रंट पे हो या मार्जिन्स के कॉन्ट्रैक्शन के फ्रंट पे हो। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट थी सीएलएसए की, उसने तो डाउनग्रेड कर दिया था बाय से सीधे सेल। 2069 के टारगेट्स थे और अब रिड्यूस करके 1612 तो मेरे ख्याल से जहां पे स्टॉक खड़ा है, प्राइस को चेज कर लिया सीएलएसए ने। लेकिन दरअसल अब व्यू क्या बन रहा है टेक्निकली, ये भी जान लेता हूं। ये जिस तरह का करेक्शन जो आज आ रहा है, उसके बाद हमारे साथ स्क्रीन पे आपको ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान साहब नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। श्रीकांत, आपके ट्रेड्स में उससे पहले एस्कॉर्ट्स देखिएगा। फंडामेंटली तो एक्सपर्ट का वही नजर आ रहा है जहां पे खड़ा है भाव। टेक्निकली आप लोगों को क्या नजर आ रहा है भाई? श्रीकांत, हमें अनम्यूट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। गुड मॉर्निंग साहब। देखिए, हमें लगता है कि एस्कॉर्ट्स में एक अच्छी रैली के बाद एक करेक्टिव पैटर्न बन रहा है, और ये करेक्टिव पैटर्न मुझे लगता है कि अगर एक्सटेंड होता है तो तकरीबन 1550 के करीब तक ये जा सकता है। तो करंट लेवल से भी बिल्कुल इसमें वीकनेस बना हुआ है, और यहाँ से अगर कोई भी अगर एक शॉर्ट टर्म रैली अगर बनती है, तो वहां पे हमें लगता है कि सेल ऑन रैली का व्यू रखना चाहिए, बिकॉज 1550 के लेवल से यानी यहाँ से तकरीबन 70-75 रुपए का एक सेल ऑफ और भी बाकी है। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो फंडामेंटल रीजन भी इसके लिए जो है वो नेगेटिव होते हैं। शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखती है और सेल ऑन राइज का नजरिया रखते हैं। अब जरा 10 के दमदार ट्रेड्स ले लिए जाए दोनों एक्सपर्ट से। तो एस्कॉर्ट्स पे व्यू, ये ब्रोकरेजेस के भी व्यूज आपकी स्क्रीन पर टीम चलाती हुई। अमित जी, क्या है भाई आज के 10 के दमदार ट्रेड्स, क्या रडार पे आपके? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, पहला रेडार जो मेरे स्टॉक में रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस रैली में। कल एक इसने पुल बैक दिया टूवर्ड्स 10 डे एक्सपोनेंशियल और आज हम इसमें अपमूव देख रहे हैं। तो बाय की सलाह है। करंट प्राइस 120 रुपए 25 पैसे का है। लगभग 126 रुपए के टारगेट रहेंगे और 117 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज किया है उसका नाम है चोलामंडलम फाइनेंस। इनफैक्ट कल 4 के चौके में भी मैंने इसी को रिकमेंड किया था। इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक एक राउंडिंग बेस से बाहर आया। कल हमने एक इसमें डिसाइसिव कैंडल देखा था विद गुड वॉल्यूम। 738.50 का इसका प्राइस है। बाय की सलाह है। लगभग 726 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और इसके टारगेट 755 से 760 के रहेंगे चोलामंडलम के। चोला इन्वेस्ट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 739 पे। श्रीकांत, जल्दी से अपने 2 ट्रेड्स बताइए। तो देखिए वीरेंद्र, हमें लगता है कि अगर इस मार्केट में जो एक शॉर्ट टर्म वीकनेस दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि शायद 17,100 तक हम मार्केट को करेक्ट होते हुए देख सकते हैं। और उस पर्टिकुलर फेज में हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस यहाँ से और थोड़ा गिर सकता है। 7,200 के करीब ट्रेड कर रहा है। 7,300 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि ये स्टॉक 7,000 के लेवल्स को छू सकता है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर कोई लॉन्ग ट्रेड अगर बनाना है तो आईआरबी इंफ्रा के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, जो 225 226 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 240 के लेवल्स को छू सकता है और स्टॉप लॉस रखने के लिए हमें 215 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। तो करंट लेवल से आईआरबी इंफ्रा को लॉन्ग करें और बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करें। ओके, आईआरबी 226.95 पे आपका बाय कॉल है। एक बार जरा प्लीज थोड़ा सा मार्केट्स डे लो की ट्रेजेक्टरी मार्केट हिट कर रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा जरा फॉरेक्स मार्केट में आइए। आपको 2 दिन से अगर आप देखें फॉरेक्स मार्केट में रिलीफ सा मिल रहा था एंड नाउ करीब करीब 78.84 गजब अगर आप देखें, गजब अगर आप देखें तो फॉरेक्स मार्केट डेफिनेटली आप देखें जो पिछले कुछ सेशंस में स्पेशली आप समझ लीजिएगा कि 10 सेशन में हमें एफआईएस की F2s की जो सेलिंग थिन हुई है, इनफैक्ट रेस्ट्रिक्ट हो गई, खत्म हो गई, इनफैक्ट वो बाइंग में कन्वर्ट हो गई, उसका क्लियर कट एडवांटेज मिलता हुआ 17 पैसे मजबूत 78.84 की ट्रेजेक्टरी में देख के अच्छा लगता है जनाब। आपका रुपया संभलता हुआ थोड़ा अपना अगर आप देखें जो लेवल है रिगेन करता हुआ। कहाँ आशीष, मेरे ख्याल से लो क्या था 80-10 इस दौर की ट्रेजेक्टरी लो याद आ रही है आपको? 05 या 06 तक गया था रुपया। हाँ, 80.06 की ट्रेजेक्टरी तक गया तो वहाँ से एक सब्सटेंशियल रिकवरी है। खैर, तो एक हमारे लिए अगर आप देखें अच्छी बात है ये। अभी कुछ देर में हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में संजय सिन्हा मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चार्ट्स को और चेक कर लेता हूँ यहाँ पे और ट्रेड्स के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स पे कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है आज, लेकिन फिर भी जिन स्टॉक्स ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और जो सेकेंड हाफ में अगर पॉसिबली एक पुल बैक आता है जिसको लीड कर सकते हैं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जरा प्लीज़ दिखाइए। ये बात मैं सुबह भी कह रहा था कि एसबीआई, कैनरा बैंक, बीओबी अच्छा कर रहे हैं और पॉसिबली अगर एसबीआई आज अपना एक इंटरडे हाई काटते, बता देता हूँ मैं आपको, मेंशन कर देता हूँ, और वो है करीब 4, अच्छा ये दूर है थोड़ा सा, 549 पे इसका ऑल टाइम हाई है। तो बहुत अच्छा अगर आप देखें प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पे इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। खैर, अब थोड़ा विषय बदलते हैं और हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज श्री संजय सिन्हा मौजूद हैं, फाउंडर साइट्रस एडवाइजर्स की बातचीत करने के लिए। संजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपके इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले हम एग्जैक्टली रुपए की चाल को समझ रहे थे, एक सब्सटेंशियल रिकवरी लोअर लेवल्स एंड थैंक्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ F2s जो उनकी बाइंग इमर्ज हुई है। सर, आप कितना कंफर्टेबल हैं कि एक बहुत अच्छा बेस हमने 16,500 और 15,800 15,500 की ट्रेजेक्टरी में क्रिएट कर लिया है और यहाँ से ऊपर की ट्रेजेक्टरी कितनी खुलती हुई नजर आ रही है आपको? पहले तो आपकी राय इस पर चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए वीरेंद्र जी, मैं इसका जवाब 2 भाग में देता हूं। पहला तो यह है कि मार्केट का लेवल 3 स्तंभ पे निर्धारित रहता है। शॉर्ट टर्म में इवेंट पे, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी पे और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन पे। अगर आप इन तीनों स्तंभों को आज के कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिन करेंगे तो जो पहला स्तंभ है इवेंट का, सबसे बड़ा जो ओवरहैंग बाजार पे था वो था फेड रेट पर क्या डिसीजन होगा। और जो डिसीजन लिया गया, चूंकि वो 75 बेसिस पॉइंट का जो बढ़ावा किया गया, वो आप समझ सकते हैं कि बाजार के अनुमान के ही करीब था। इसके पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 100 बेसिस पॉइंट का राइज होगा।
तो इवेंट के रूप अगर आप देखें तो आउटकम जो था वो पॉजिटिव निकला। दूसरा जो फैक्टर है लिक्विडिटी का, तो हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से एफआईआई की सेलिंग हुई है, उसके सामने में अगर डोमेस्टिक बाइंग न होती तो शायद ये बाजार यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे चला गया रहता। यही एफआईआई अगर आज जुलाई के महीने में नेट पॉजिटिव बाइंग कर चुके तो वो फैक्टर भी अब पॉजिटिव हो गया। तीसरा फैक्टर है वैल्यूएशन का। तो अगर आप इस तिमाही के रिजल्ट को देखें तो जितना हम आशंकित थे कि मार्जिन पर किस तरह का प्रेशर होगा, डिमांड पर आउटलुक किस तरह का होगा, उसके अनुरूप जो रिजल्ट्स आए उन्होंने उतना नहीं हमें निराश किया जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आप कुछ सेक्टर्स में देखें, अगर आप ऑटो को ही देख लें तो ऑटो में अगर मार्जिन का प्रेशर है तो शॉर्ट टर्म डेटा जो पैसेंजर कार की सेल्स की है वो तो रिकॉर्ड हाई की है। तो ओवरऑल जो माहौल बन रहा है इन तीनों फैक्टर्स पे, इवेंट्स पे, लिक्विडिटी पे और वैल्यूएशन पे, वो एक पॉजिटिव बन रहा है। तो इसी के लिए आपने जो कहा कि जो हमारा बेस बन गया 16,500 से लेके 16,800, मेरे ख्याल से अगर ये फैक्टर्स रिवर्स नहीं होते तो हम मान सकते हैं कि ये बेस बना रहेगा। रही बात यहाँ से दूसरा भाग जो आपके सवाल का है कि यहाँ से आगे की दिशा क्या होगी, तो देखिए इतनी बड़ी तेजी के बाद एक टेम्पटेशन प्रॉफिट बुकिंग का जरूर हो सकता है, लेकिन ये हम सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ही फेज माने। अगर यहाँ से बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आती है, बाजार का रिवर्सल होने का जो कारण है वो मुझे नहीं दिख रहा है। प्लस जो कंपनीज की कमेंट्री आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है वो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मार्जिन के रूप में भी, डिमांड के पर्सपेक्टिव से। सो अगर हम थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव से देखें तो माहौल तो फिर ऊपर की ट्रेजेक्टरी का ही बन रहा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो मार्केट का फाउंडेशन है वो बन गया, और जो फैक्टर्स हैं, जो कड़ियां हैं, वो इस तरह से जुड़ रही हैं कि हमको लगता है कि बाजार यहां से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। ऊपर के अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग चांसेस आपको लगते हैं, लेकिन एक छोटे मोटे अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग के जो दौर हैं वो आते रहेंगे, बट अभी की स्थिति अगर रही तो स्ट्रेंथ कायम रहने की बहुत स्ट्रॉन्ग गुंजाइश है। अच्छा संजय जी, अभी इस अर्निंग सीजन में अब तक बैंक्स ने भी कॉन्फिडेंस जाहिर किया, कुछ बैंकों के नतीजे बहुत अच्छे खासे थे, और आईटी के नंबर्स आपने देखे, आपने कुछ एफएमसीजी प्लेयर्स के नंबर्स देखे, केमिकल बास्केट में एसआरएफ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए, पूरे केमिकल में अगर आप देखें एक हरकत सी फिर लौट गई है, बाइंग विजिबल है। आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किसने किया इस अर्निंग सीजन में अब तक, और आपके जो कुछ कन्विक्शन आइडियाज़ हैं वो क्या है इस वक्त? तो देखिए, जो सबसे इम्प्रेसिव रहा क्वार्टरली परफॉर्मेंस वो हमारे ख्याल से बैंकिंग क्षेत्र से आया, और बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने तो हमें अपने रिजल्ट से उत्साहित तो किया ही। मैं खुद थोड़ा सा आशंकित था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जीसे की यील्ड्स के ऊपर जाने के कारण ट्रेजरी लॉसेस होने के कारण होने की संभावना थी, लेकिन जो 3-4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आए उनमें भी हम देख रहे हैं कि जो ट्रेजरी लॉसेस हैं वो उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। तो बैंकिंग नो डाउट इस क्वार्टर का स्टार परफॉर्मर है। अगर आप ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ओवरऑल सारे रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो जो डेल्टा हो रहा है प्रॉफिट ग्रोथ में वो बैंकिंग सेक्टर से ही आ रहा है। और जिस तरह का हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड क्रेडिट के लिए बन रहा है, तो मेरे ख्याल से वो एक सबसे स्वीट स्पॉट और सबसे आकर्षक सेक्टर है मेरे लिए। दूसरा जो सेक्टर मुझे लग रहा है कि अब अच्छा प्रदर्शन देने की संभावना है वो है हमारे ख्याल से ऑटो, क्योंकि जो 3 नेगेटिव फैक्टर्स थे ऑटो के लिए, एक तो था कि उनके मार्जिन्स पर कमोडिटी प्राइसेस के इन्फ्लेशन के कारण नेगेटिव असर, दूसरा सेमीकंडक्टर के सप्लाई में रुकावट के कारण प्रोडक्शन में बाधा, और तीसरी बात डिमांड को लेके असमंजस कि मतलब अगर रिसेशनरी एनवायरनमेंट हुआ तो ऑटोज के डिमांड कैसे होंगे। अगर आप ये तीनों फैक्टर्स देखें तो ये तीनों फैक्टर्स रिवर्स हो गए हैं। कमोडिटी के प्राइसेस अब धीरे धीरे सॉफन हो रहे हैं, और अगर जितने नहीं भी हुए तो सेकेंड हाफ में हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर की सप्लाई जो सुचारू रूप से चल रही है, और डिमांड का आप क्या कहेंगे, जैसे इसी 2-3 दिन पहले एक ऑटो कंपनी के नए मॉडल का लॉन्च हुआ और कुछ ही क्षण में 1 लाख गाड़ियों की बुकिंग हो गई। तो आप डिमांड की कमजोरी कहाँ देख रहे हैं? इनफैक्ट बाकी सारे के सारे ऑटो कंपनीज कर रहे हैं कि उनसे 3 से 6 महीना की वेटिंग लिस्ट है।
तो मेरे ख्याल से सेकंड सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो ऑटो है। थर्ड है मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स, क्योंकि उनके इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन दिया है और जिस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, जिस तरह की ऑर्डर बुक्स वो दिखा रहे हैं, और जिस तरह से मेरे ख्याल से अब इन्वेस्टमेंट होना शुरू होना चाहिए केपेक्स में, अगर अभी नहीं हुआ तो 3-6 महीने के अंदर, तो ये तीसरा सेक्टर है जो मुझे बहुत आकर्षक लग रहा है। ये सही है आपने। संजय सर हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning. आपने बिल्कुल सही कहा, ये गाड़ियों की बिक्री 1 लाख गाड़ियां आधे में घंटे में, और वो टू व्हीलर खरीदने वाले मिलते नहीं आजकल। ये चल क्या रहा है सर? हमारे ख्याल से देखिए शायद डिस्कनेक्ट है बिटवीन अर्बन डिमांड एंड रूरल डिमांड। एफएमसीजी कंपनीज ने भी कहा है कि रूरल डिमांड में उन्हें अभी बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है। मैं समझता हूं कि बहुत हद तक टू व्हीलर की डिमांड जो है वो रूरल क्षेत्र से आती थी, जहां पर कि शायद अभी कंजम्पशन की कैपेसिटी शायद थोड़ी सी अभी बाधित है। तो वो एक कारण मैं मान सकता हूं कि टू व्हीलर्स की डिमांड में वो बाधा पैदा कर रही है। दूसरी हमें ख्याल से थोड़ी सी मार्केट में कंफ्यूजन भी है कि वो अब कन्वेंशनल जो इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो टू व्हीलर्स हैं उसके तरफ जाएं या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के तरफ जाएं। तो थोड़ा सा मार्केट इसको भी रिकंसाइल कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद शायद वो क्लियर हो जाए। और जो भी हो, फेस्टिव सीजन में जो नंबर्स आएंगे टू व्हीलर्स के वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस फेस्टिव सीजन के कंपैरिजन में इस बार फेस्टिव सीजन में टू व्हीलर्स ने किस तरह का प्रदर्शन दिया। ये गणेश चतुर्थी इस महीने के एंड में आ जाएगी। ये दिवाली कब है इस बार? अक्टूबर में? अक्टूबर लास्ट। तो पहले यही फेज आप कह रहे हो, अगस्त, ये अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर का महीना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ संजय सर, संजय सर ने लेकिन बैंक्स, ऑटो, कैपिटल गुड्स का आईटी पे बात नहीं करी। आईटी पसंद नहीं आ रहा। आईटी आप लोग एक्यूमुलेट भी नहीं कर रहे क्या संजय सर? देखिए उस पर अलग अलग व्यूज होगी। मेरा पर्सनल व्यू है कि जब 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उस समय भी लोगों ने कहा था कि आईटी का डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली एम्पिरिकल एविडेंस है कि उस समय आईटी के रेवेन्यू ग्रोथ में कोई असर नहीं पड़ा। आज भी अगर आप देखें तो आईटी कंपनीज अपने ग्रोथ के बारे में कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं। कोई 12, 13, 14, 15, कुछ कंपनी तो 20% तक की रेवेन्यू ग्रोथ की आउटलुक दे रही हैं। जहां पर प्रॉब्लम है वो है मार्जिन पर प्रेशर बिकॉज ऑफ द एट्रिशन। एट द एंड ऑफ द डे ये जो एम्प्लॉयज हैं वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे, ले दे के ये सर्कल के बीच में ही रहेंगे। तो ये कुछ मैं नहीं समझता कि कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि मार्जिन पर प्रेशर, दबाव जो है वो बना रहेगा। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की आउटलुक स्ट्रांग है, डिमांड स्ट्रांग है, रिसेशन में मेरे ख्याल से कंपनीज आईटी पे ज्यादा निवेश करेंगी अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। सो ये सेक्टर अगर किसी नेगेटिव फेज के थ्रू गुजर रहा है तो मेरे ख्याल से आज के माहौल में सबसे बेहतर कॉन्ट्रा कॉल आईटी सेक्टर ही है। संजय सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अब वक्त हो गया भाई वो कल के वीरू के सवाल का। वीरू, सवाल क्या आपका? सवाल क्या था आपका? जय मेरा कल का सवाल था आशीष के दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन कहां पर स्थित है। मैंने ये सवाल को अगर आप देखें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा था। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो कौन सा है। अब नीरज जी और आशीष दोनों मौजूद हैं। आप दोनों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, लोगों ने ट्विटर पर रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन आप में से दोनों में से कौन जवाब देगा? नीरज जी आपका जवाब। हिमाचल प्रदेश में ताशीगंज करके एक जगह है जो 15,256 फीट की रिकॉर्ड ऊंचाई, वर्ल्ड का हाईएस्ट है ये। वहाँ पे शायद 47 वोटर हैं सिर्फ, और 100% वोटर टर्नआउट होता है। 29 मैंने और 18 में मैंने। आसान था ये। और फिर ताशीगंग है कि गंज है? पता नहीं, गंग लिखा है, GNG। तो ताशीगंग में हाँ, तो इसमें एक और जब ये सब पढ़ लिया तो फिर इसकी इमेजेस में घुस गया मैं। फिर मजा आया देख के। इसको कहते हैं विलेज इन द क्लाउड्स, जो कहा जाता है। इतने बादल बादल बादल, ब्यूटीफुल इमेजेस। वो प्रोड्यूसर लेके भी आ गए इमेजेस। राजा आप वैसे ये सवाल का जवाब सही है कि नहीं सही है, इस पे एक और ट्विस्ट है। हमारे साथ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत सर जुड़ते हुए। रावत सर गुड मॉर्निंग। हमारा आंसर सही है क्या? ताशीगंग है क्या सर? जी हाँ, काशीगंज 15,256 फीट
Saeed from MSL. ये गजब है। ये कैसे मैनेज करते हो आप लोग? ये आपकी टीम अलग से जाती है ताशीगंज में पोलिंग कराने, या फिर वहीं के लोकल्स को आपने रिक्रूट कर रखा है? वो 47 तो टोटल मिला के वहां पे लोग हैं। नहीं, अलग से जाती है। वहाँ तो हैं इतने, लेकिन एक जगह जो है जूनागढ़ में सिर्फ एक वोटर है, उसके लिए भी अलग से टीम जाती है और पोलिंग स्टेशन है। कहाँ पे एक वोटर है? कहाँ पे एक वोटर? जूनागढ़ जो गिर फॉरेस्ट एरिया है, हाँ, वहाँ पे एक वोटर है और उसके लिए पोलिंग स्टेशन है और टीम जाती है। तो एक वोटर को फ्लाइट टिकट देके कहीं बुला ले, ज्यादा सस्ता नहीं पड़ेगा क्या? वो तो पड़ेगा, लेकिन फिर दूसरे वोटर भी मांगने लगेंगे, बिकॉज राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14। रावत सर ये बताइए, ये वाकई मतलब इतनी, इससे पहले दरअसल आशीष हिक्किम जो यहीं पर एक दूसरा अगर आप देखें गांव था, विलेज था, वो था 14,400 फीट की ऊंचाई पर। इससे पहले ये सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था, लेकिन बाद में ये हो गया आपका, अगर आप देखें तो ताशीगंगा। लेकिन सर बताइए कि अच्छा, मैं पूछना चाहता था सर, मान लीजिए वहां पे 47 वोटर्स हैं, लेकिन जो वहां पे इलेक्शन कमीशन का स्टाफ होता है, जो जाता है ऑन ड्यूटी होता है, वो अपना वोट कैसे डाल पाते हैं? क्या आप लोग वो भी खुद ही डालते हैं वोट उस दिन वहां पे? ऐसा होता है? उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट या फिर पोस्टल बैलेट, दो सुविधाएं हैं। अगर वो उसी कंस्टिट्यूएंसी के हैं तो वो ईडीसी के जरिए वहीं डाल सकते हैं वोट, उसी पोलिंग स्टेशन में। लेकिन अगर वो उस कंस्टिट्यूएंसी के नहीं है, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी के हैं, तो उन्हें पोस्टल बैलेट मिल जाता है और वो उस पर वोट डाल के चले आते हैं। ड्यूटी लगती होगी उनके लिए, अच्छा है। ये हिल स्टेशन की हॉलिडे भी जैसे फील कर सकते हैं आप? मैं तो सोचा वो जनरली वहीं के होते हैं, हिल स्टेशन के ही होते हैं। जैसे लेह में तो इस तरह के पोलिंग स्टेशन कम से कम नहीं तो 150 हैं। गजब है। जो 8,000 से फीट से लेके 14,000 साढ़े 14,000 फीट तक है। गजब है। रावत सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। तो भाई ताशीगंग है। वीरू, आपके उस सवाल का जवाब, कल के लिए आपने कुछ सवाल छेड़ दिया था, कुछ इंटरेस्टिंग सा। आशीष, हाँ वीरू कुछ कह रहे हो आप? हैं, पता है आशीष, आप ये सोचिए, -16 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, और ये हाइट है 15,256 फीट। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊंची हाइट पे अगर कहीं पे गया हूं तो है नाथुला पास, लगभग 14,000 कुछ फीट है वो। वहां आपको अगर आप देखें सांस में तकलीफ हो जाती है। तो आप सोचिए 15,256 पे क्या हाल होता होगा। चाइना बॉर्डर से हार्डली 10 किलोमीटर जगह है। लेकिन आशीष एक और चीज बताऊं, लाहौल स्पीति अपने जीवन काल में जरूर एक बार यात्रा कीजिएगा। हिमाचल बहुत गया ना, तो खूबसूरत है, मेरा हिमाचल लक्ष्य है लाहौल स्पीति, बहुत बहुत खूबसूरत। अरे यात्रा कीजिएगा, आपको करानी पड़ेगी, बाहर तो आप घुमाएंगे। वो तो प्रकाश सर के सौजन्य से होगा, फिर मौजूद है इसके। अब प्रकाश सर को घेर लिया, पहाड़ आपके इलाके का था। नहीं, हिमाचल जाते प्रकाश सर जो ग्लाइडर से जाते हैं 15,000 तक पहुंच पाता है ग्लाइडर क्या आपका? आराम से पहुंच सकता है, लेकिन वो सांस की तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। अच्छा, आपका सवाल नहीं। देखो, आज का मेरा सवाल ये है कि इंसान के शरीर का वो कौन सा भाग है जिसमें 75% से ज़्यादा पानी है? ये पूरे शरीर में नहीं होता? नहीं, अलग से बॉडी पार्ट है, वही बताना है। 75% वाटर। आई एम श्योर ट्विटर पे जब हमसे बहुत स्मार्ट लोग हैं, इंस्टेंटली जवाब गूगल करके तुरंत जवाब दे देंगे। लेकिन चलिए इस पे कल बात। इसका एक फनी आइटम है, वो बताऊंगा तो मजा आएगा आपको इस सवाल। तो बॉडी का कोई सा पार्ट जो 75% वाटर, मोर देन 75% वाटर। अमित जी कुछ पता है क्या आंसर? आंसर देने वाले लग रहे हैं। बताइए, नेट पे सर्च करा क्या? लंग्स में मोर देन 75% वाटर होता है। गलत जवाब। लो, मतलब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट है। ठीक। भाई गूगल तो यही लिखा हुआ है। गूगल, ये तो मतलब भाई आप लोग गूगल सर्च ना करें, इसका कुछ और भी इंटरेस्टिंग एंगल बन सकता है। तो ये तो मेरे लिए भी मुश्किल हो गया। कोई एक्सपर्ट ढूंढ के लाना पड़ेगा बॉडी पार्ट। अभी तो गूगल को भी अपने को चैलेंज करना है ना। ये आइडिया सही। गूगल को नहीं चैलेंज करा तो गेम का मजा नहीं, मतलब 1 मिनट में ढूंढ लिया मैंने, कल ही ढूंढ लिया था ये ताशीगंग वाला। वो तो अभी मैंने शो में जैसी संजय सर आए तो मैंने आंसर ढूंढ लिया था। हाँ, लेकिन अपने को पर नीरज जी कम से कम प्रश्न की गरिमा बनाए रखें। नहीं, प्रश्न की गरिमा बनाए रखें। जब उत्तर दे तो कम से कम लैपटॉप की तरफ मत देखें, लैपटॉप की तरफ मत देखें, सामने करके बोले। कैसे ना देखूं, ये बताओ ना। मतलब प्रश्न की गरिमा बनाए रखें मतलब। लेकिन इंटरेस्टिंग है। नीरज जी ने जो कहते हो गूगल से पढ़ दिया पूरा का पूरा।
अब भैया आपने इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, हम तो कोशिश ये पर करेंगे ये- कि गूगल को बाईपास करें। पर ये इससे क्या हो गया, अब तो हम लेट हो गए, लेकिन जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो हम तैयारी करा रहे हाँ, उनकी तैयारी हो जाएगी। हैं। चलिए भाई, चलो भाई, बहुत लेट हो रहा, फटाफट हम लोग पहुंचते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ, सीधे सीधे सुर्खियों के साथ शुरुआत करते हैं।